हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट में स्टूडेंट्स हमने एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट की स्टडी कर ली थी, ठीक है। और उनके बेस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, ठीक है। और एक एग्जांपल्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा था कि घर पे कर लेना। होप कि आपने उसको किया होगा, सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं एसी सर्किट एलिमेंट्स। एसी सर्किट एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम एसी सप्लाई के पास, जहां से जिस सर्किट में एसी सप्लाई पास हो रही है वहां पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एसी सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, तीन एसी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे ऑल ऑफर द रेजिस्टेंस, ठीक है। जब हम सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो सभी के सभी रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं। और किस तरीके से ऑफर करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो सब अभी यहाँ पर हम डीपली स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस की, ठीक है। रेजिस्टेंस, स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या होता है इसको तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता। रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टूडेंट्स, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जो रेजिस्टेंस है ये रियल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? रियल कंपोनेंट है। रियल कंपोनेंट ऑफ ऑपोजिशन ऑफ एसी सप्लाई, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। और रेजिस्टेंस के बिटवीन में ग्राफ को ड्रॉ करूं तो यहां पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये बात तो हमने रेजिस्टेंस की कर ली है। लेकिन सपोज करो स्टूडेंट्स सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड हो, सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, इंडक्टर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका काम भी क्या होता है? अपोज करना। अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बट स्टूडेंट्स ये वर्चुअल कंपोनेंट होता है। कैसा कंपोनेंट होता है? वर्चुअल कंपोनेंट होता है। वर्चुअल कंपोनेंट which the oppose AC supply, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडक्टर, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो रिएक्टेंस हैव रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल से। एक्सेल क्या स्टूडेंट्स? आप कह सकते हो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ऐसे लिखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो रिएक्टेंस है उसके पास रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसका एसआई यूनिट क्या होने वाला है? एसआई यूनिट वो तो ओम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। एक्सेल किस पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। और एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। और ये फॉर्मूला कैसे आया स्टूडेंट्स ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेल। ओमेगा के प्लेस पर आप लिखते हो 2 पाई एफ इंटू एल। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो
जो एक्सेल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका डायरेक्टली रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन है। इसका मतलब अगर आप यहां पर एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन में ग्राफ को अगर ड्रॉ करो एक्सेल, है ना, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाने वाला है इस तरीके से। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेल इंक्रीज होगा। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो मैंने आपको बता दी है कि इंडक्टर कैसा कंपोनेंट है ना, वो वर्चुअल कंपोनेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इंडक्टर के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडक्टर जब एसी सप्लाई को अपोज करता है तो उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस कहते हैं स्टूडेंट्स? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सी से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है। और वो कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना। तो एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। reactance which have resistive property, which have resistive property। ठीक है। और स्टूडेंट्स ये भी वर्चुअल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? वर्चुअल कंपोनेंट विच ऑफर या विच आप कह सकते हो अपोज the AC supply, which oppose the AC supply। स्टूडेंट्स ये जो XC है ना, ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। XC इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। XC इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और इसका फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। और स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि जो ओमेगा है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ यहां पे आप लिख सकते हैं एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो एक्सी और एफ के बिटवीन में तो ग्राफ कैसा आएगा स्टूडेंट्स? वो ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक्सी और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट्स डोंट वरी, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो एक्सी और एफ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से एक्सी की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर कम होती है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अच्छे डिस्कशंस। जैसे कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। और एक्सी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है 2 पाई एफ, सॉरी 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है, ये होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो एसी सप्लाई की सबसे पहले बात करते हैं। इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स, इन इंडिया एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, वो 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया के अंदर एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सएल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि
एक्सेल अपोज द एसी सप्लाई, या एक ऐसा टाइम आ सकता है कि एक्सेल ब्लॉक द एसी सप्लाई। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हम बात अगर डीसी सप्लाई की कर लें या डीसी करंट की बात कर लें, तो डीसी सप्लाई या डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स वो जीरो होती है। डीसी सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सेल इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल, और यहां पे अगर एफ की वैल्यू अगर आप पुटअप करोगे डीसी सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप सर्किट में इंडक्टर को कनेक्ट कर दो, सर्किट में इंडक्टर को कनेक्ट कर दो और डीसी करंट को पास करो, तो आप कहोगे एक्सेल अलाउ द डीसी सप्लाई, एक्सेल अलाउ द डीसी सप्लाई। ठीक है ना स्टूडेंट, सेम अब हम बात कर लेते थोड़ी सी एक्सी के लिए, है ना। एक्सी क्या है आपका? एक्सी आपका है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये चीज तो आपने ऑलरेडी देख ली है। तो ये देखिए यहां पर जो एक्सी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि अगर सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो आप कह सकते हो कैपेसिटर अलाउ द एसी सप्लाई। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो अगर डीसी सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। स्टूडेंट समझो, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। समझ में आ रही बात? अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो हो जाए तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हो यहां पे कि जो एक्सी है ना, ब्लॉक द डीसी सप्लाई। और ये चीज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहां से एक्सप्लेन करते आ रहा हूं कि कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी सप्लाई अलाउ द एसी सप्लाई। इसका जस्ट अपोजिट इंडक्टर में होता है। इंडक्टर अलाउ द डीसी सप्लाई बट ब्लॉक द एसी सप्लाई। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना, कई बार फ्रीक्वेंसी आप बहुत ज्यादा रखते हो, जैसे कि आपने रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड मेगाहर्ट्ज में होती है। हमारे घरों पे जो हम टीवी देखते हैं वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी मेगाहर्ट्ज या किलोहर्ट्ज में होती है। तो स्टूडेंट्स वैसे केस में अगर आपने सर्किट में इंडक्टर लगा रखा है तो इंडक्टर ब्लॉक द एसी सप्लाई बट अलाउ द डीसी सप्लाई। तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो आगे फिर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब यह होता है कि सपोज करो एक आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक सर्किट है या एसी इलेक्ट्रिक सर्किट है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जहां पर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किट है जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है थ्रू द एसी सप्लाई। ऐसे ये है आपकी एसी सप्लाई। स्टूडेंट सिंबल से आपको पता चल रहा होगा जो एसी सप्लाई का सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो ईएमएफ है, क्योंकि जो एसी सप्लाई हमें कौन देता है? अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर हमें एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो यहां पर जो ईएमएफ होगा स्टूडेंट्स इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, और स्टूडेंट्स अल्टरनेटर किस तरीके से काम करता है ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है ईएमआई में। हमने वहां पर देखा था कि हमारे पास एक कॉइल थी, ठीक है ना, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
रोटेट कर रही थी। जब कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू E नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैंने इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, जो आपने सप्लाई दी है वो इक्वल टू E नॉन साइन ओमेगा टी, और यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो मान लेते हैं कि VR है। ठीक है, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो VR है, और सर्किट में पास होने वाली स्टूडेंट्स जो करंट है वो I है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सर्किट के अंदर KVL अप्लाई करो, KVL आपको अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स जब आप KVL अप्लाई करोगे तो यहां से निकलने वाली करंट जब रेजिस्टेंस में एंटर करती है वो टर्मिनल अपने पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ये वाला टर्मिनल अपने नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, VR, और यहां से करंट घूम के अल्टरनेटर पर आ रही है। सपोज करो कि उसके नेगेटिव टर्मिनल पर आ रही है सप्लाई, मतलब VR माइनस EMF इक्वल टू 0। KVL में हमने यही पढ़ा था, सम ऑफ टोटल वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप्स, EMF सभी को कंसीडर किया जाता है, इक्वल टू 0। तो VR इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, EMF। ठीक है ना, ये VR का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, और E की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर E नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, और VR के प्लेस पर I इंटू R इक्वल टू E नॉन साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स अगर मैं R से इस वाले टर्म को डिवाइड कर दूं तो मतलब ये क्या हो जाएगा, E नॉन अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां पर आप देखेंगे जो आपकी मैक्सिमम करंट है वो क्या होगी, E नॉन बाई R। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल टू I नॉन साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये होगी आपकी सर्किट में पास होने वाली करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट। क्या बोलने वाले हैं हम इसको, मैक्सिमम करंट, और I को हम बोलने वाले हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज और ध्यान से देखनी है आपको, इक्वल टू E नॉन साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉन साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स देखो दोनों ही यानी करंट और वोल्टेज दोनों ही साइनसोइडल इक्वेशंस हैं, है ना, क्योंकि ये भी साइन पर डिपेंड है, इसका कंपोनेंट साइन है और इसका कंपोनेंट भी साइन है। अगर इनका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, जैसे सपोज करो कि ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, और जो एसी करंट है या एसी सप्लाई कह सकते हो वो कुछ इस तरीके से जा रही है, और यहां पर जो बनने वाला एंगल है वो ओमेगा टी है ना, मान लीजिए वो क्या है, एंगल ओमेगा टी है। तो स्टूडेंट्स आपको ईएमएफ कहां पर मिलेगा, आपको ईएमएफ इसी लाइन पर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, साइन ओमेगा टी। तो आप यहां पे ऐसे लिख लीजिए कि ये हो गया आपका ईएमएफ, है ना, ये क्या हो गया आपका ईएमएफ। स्टूडेंट्स मैं तो कहूंगा कि आप ना इसके प्लेस पर VR लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे ये क्या है, VR इक्वल टू EMF, है ना। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिख दिया, VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपकी करंट, ये करंट कहां पर पास हो रही है, ये करंट भी रेजिस्टेंस के थ्रू ही पास हो रही है। स्टूडेंट्स यहां पर देखो ये करंट, इस करंट ने भी कितना एंगल बना रखा है, ओमेगा टी, है ना, दोनों की इक्वेशन सेम है, यानी इसी लाइन में यहीं कहीं पर करंट भी पास हो रही होगी I, है ना, यानी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस दोनों सेम लाइन में मिल गए। इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो यहां पे, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है कि सर्किट में करंट एंड वोल्टेज दोनों के लिए जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहने वाला है, दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम होंगे, दोनों सेम टाइम पर मिनिमम होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, तो ये मान लेते हैं कि ग्राफ मैंने ड्रॉ किया v इंटू आई की बिटवीन में, और ये है टाइम t। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर ये चीज आपकी वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज, ठीक है। और अब मैं बात करूं करंट की, तो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए मैंने करंट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये करंट का ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, करंट और वोल्टेज सेम टाइम पर मैक्सिमम पर जा रहे हैं और सेम टाइम पर मिनिमम पर आ रहे हैं, है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, करंट एंड वोल्टेज बोथ अचीव मैक्सिमम एंड मिनिमम एट सेम टाइम, ठीक है। और जब ये कंडीशंस फॉलो होती है तो हम कहते हैं कि सर्किट में जो करंट है और वोल्टेज दोनों ही सेम फेज में है। स्टूडेंट्स होप कि आपको बात समझ में आ रही है। दोनों फेजर डायग्राम से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि अगर करंट और वोल्टेज सेम टाइम पर मैक्सिमम और सेम टाइम पर मिनिमम पर जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेम फेज में है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और दोनों की इक्वेशन भी सेम है, देखो सेम मतलब दोनों साइनसोइडियल इक्वेशन है, दोनों ही साइन ओमेगा टी और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, तो इससे आप समझ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हम कर रहे थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। और स्टूडेंट्स अब हम डिस्कशन करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट की, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड स्टूडेंट्स? इंडक्टर। किसके थ्रू? एसी सप्लाई के थ्रू इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है ना। और इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले हम एल से, क्योंकि एल से ही इंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पर जो सप्लाई स्टूडेंट्स है वो इन ऑन साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसी सप्लाई की। और एसी सप्लाई में स्टूडेंट्स क्या कनेक्टेड होता है? अल्टरनेटर होता है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल कंटिन्यू रोटेट कर रही होती है। और इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ होगा वो इन ऑन साइन ओमेगा टी होता है स्टूडेंट्स। और ये है आपका इंडक्टर। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो वोल्टेज होगा वो होगा वीएल। क्या होने वाला है? वीएल। स्टूडेंट्स यहां पर भी आप केवीएल अप्लाई करो, अप्लाई केवीएल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज तो आपको अच्छे से पता है कि जब हम किसी भी सप्लाई को इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, या जो आप ऐसे भी कह सकते हो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोज करता है। हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है लेंस लॉ में कि इंड्यूस ईएमएफ अपोज द प्रोडक्शन, है ना, अपोज द कॉज इट, है ना। इंड्यूस करंट अपोज द कॉज इट, जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, यानी इंड्यूस करंट को जिसने प्रोड्यूस किया है वो उसका अपोज करेगा। तो अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स की ईएमएफ माइनस वीएल इक्वल टू 0, और ईएमएफ इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे? वीएल, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ईएमएफ इक्वल टू वीएल की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी इंडक्टर के केस में पढ़ा दिया था, जहां पर आपको पता था कि इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो घबराने वाली कोई बात बिल्कुल नहीं है। तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और हमें यहां से करंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स।
तो ये क्या होगा, डी आई इक्वल टू ई एम एफ माइनस साइन लगा लो अपॉन एल इंटू डी टी। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको करंट फाइंड आउट करनी है, बट आपको स्मॉल करंट मिली है। चलिए पहले हम सबसे पहले ईएमएफ की वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ पे। तो ईएमएफ की वैल्यू स्टूडेंट्स होगी डी आई इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी माइनस साइन अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे करंट तो आपको करंट मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको स्मॉल करंट मिल रही है। इंटीग्रेट करते हैं तो आई डी आई। ठीक है, तो आई डी आई की जगह पर आप रखेंगे माइनस ई नॉन अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। कॉमन ले लीजिए, माइनस ई नॉन अपॉन एल, क्योंकि मैक्सिमम करंट ईएमएफ, ई नॉन क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, जो कि क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है, इंडक्टर। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसको आप इंटीग्रेट करोगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा माइनस ई नॉन बाई एल मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी, सॉरी यस राइट है, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर शायद हमने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि साइन ओमेगा टी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस कॉस ओमेगा टी आता है ना, क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस ओमेगा टी आता है। ओके, EMFL। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स आप इस वाले इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस ई नॉन अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, और ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स देखो हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, साइन की मिस्टेक हुई है। हमने ऑलरेडी इस इक्वेशन में डिस्कस कर लिया था कि ये वाली ईएमएफ और ये वाला वीएल एक दूसरे का अपोज करेगा, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन पुट अप कर दिया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर माइनस साइन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और सॉरी फॉर मिस्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये जो ओमेगा एल है, ठीक है ना, ओमेगा एल, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं एक्सएल। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ओमेगा इंटू एल, जो क्या है स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या है स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई नॉन अपॉन एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो I इक्वल टू, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम करंट, क्योंकि एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। किसको ऑफर करता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। ठीक है, आप लिख सकते हो ऑफर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये करंट की इक्वेशन हो गई, ईएमएफ अपॉन क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रिप्लेस करके आई नॉन। आई नॉन स्टूडेंट्स क्या बताएगा आपको, मैक्सिमम करंट। तो स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन हो जाएगी आई इक्वल टू आई नॉन कॉस ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपको पता है कि कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन
पाई बाई टू माइनस थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसकी स्टडी कर रखी होगी, कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से अगर लिखना चाहो कॉस थीटा, यहां से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो साइन थीटा माइनस पाई बाई टू ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, अब ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन ब्रैकेट थीटा माइनस पाई बाई टू। तो आप ना कॉस ओमेगा टी की जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट अप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है, आई इक्वल टू आई नॉन साइन, और थीटा के प्लेस पर स्टूडेंट्स क्या रख देंगे हम, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। एक इक्वेशन तो आप ऑलरेडी लेकर चल रहे थे ईएमएफ के लिए, E इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए स्टूडेंट्स जो इक्वेशन मिली है आपको वो है I इक्वल टू आई नॉन साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और इसका क्या मतलब होता है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है और इस इक्वेशन का क्या मतलब है, दोनों यहाँ पर करंट और ईएमएफ सेम फेज में है या आउट ऑफ फेज है, उन सारी चीजों की हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आपके पास ईएमएफ और करंट की इक्वेशंस है, ठीक है। किसके लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, ई नॉन साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या है, माइनस आई नॉन कॉस ओमेगा टी। और उस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके हमने लिख लिया था आई इक्वल टू आई नॉन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है ना, दोनों के लिए ही यहां पर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ओके। और स्टूडेंट्स यहां पे ये मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी का, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां पे, ठीक है, यहां पे आप ऐसे मानिए कि VL है, क्योंकि एक्चुअली आपको मैं फिर से रिपीट करा दूं क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि E इक्वल टू क्या था, VL था, थोड़ी देर पहले आप देख लीजिएगा। तो अगर स्टूडेंट्स यहां पर आपको VL मिलता है, VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, कितना एंगल पर स्टूडेंट्स, ओमेगा टी एंगल पर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम साइन के अकॉर्डिंग ही बात करें, तो कॉस वाला टर्म्स भी मैंने यहां पर लिया, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ साइन एंगल पे, है ना। तो देखिए, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो सेम फेज में होते तो दोनों के लिए इक्वेशन में जो टर्म्स था, यानी साइन ओमेगा वाला टर्म्स था, वो सेम आता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे VL जा रहा है, ठीक है। तो करंट कहां पर होगी स्टूडेंट्स, ओमेगा टी में से पाई बाई टू एंगल आप माइनस कर दो, है ना। करंट में से अगर पाई बाई टू एंगल हम माइनस करेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलिए देखिए ग्राफ कैसा बनने वाला है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम फेजर डायग्राम स्टडी कर रहे थे इंडक्टर के लिए। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इसको और बेहतर बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए। सपोज करो यहाँ पे ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब VL जो है ये ओमेगा टी एंगल पर है, आप ऐसे एज्यूम कर लो कि VL आपका यहाँ पे है ना, तो और बेहतर समझ में आएगा। और ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल है ओमेगा टी। करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंगल पर है ना। तो आप स्टूडेंट्स ऐसे एज्यूम कर लो कि यहां कहीं पर करंट है, ऐसे करंट है, ठीक है। ये एंगल मैंने यहां पे लिख दिया है, टोटल एंगल ओमेगा टी, ठीक है।
और स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होना चाहिए π/2, क्योंकि देखो VL और करंट में अगर आप फेज डिफरेंस निकालोगे, फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड करंट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओमेगा टी माइनस π/2, सॉरी ओमेगा टी माइनस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस π/2, तो आपको कितना फेज डिफरेंस दिखाई देगा स्टूडेंट्स, π/2 एंगल का, ठीक है, π/2 रेडियन लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो π/2 है, और स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, फेजर डायग्राम एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, कंफर्म है, डोंट वरी, आना ही है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ये टोटल एंगल स्टूडेंट्स क्या था, ओमेगा टी, ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, ओमेगा टी माइनस π/2। करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है, देखो मैंने फेज डिफरेंस आपको बता दिया, VL इंटू आई, यानी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, तो ओमेगा टी कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, π/2 रेडियन, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा इंडक्टर के केस में वो क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, π/2 रहने वाला है। यानी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन एंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब मैं समझा देता हूं, इसका मतलब यह है कि करंट एंड वोल्टेज दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, है ना, करंट पीछे होगा, वोल्टेज आगे होगा। देखो मैंने लिखा है करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन एंगल। इसको अगर मैं एक और फेजर डायग्राम से एक्सप्लेन करने की बात करूं, जहां पर आप ये देखोगे इस तरीके से, अगर ये साइकिल वोल्टेज की हो गई, किसकी साइकिल हो गई है, वोल्टेज की साइकिल है, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो करंट की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, I इक्वल टू I नॉन कॉस ओमेगा टी, है ना। आपने SHM चैप्टर जब पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया होगा, इसको हम बोलते हैं साइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ, साइन। ये वाला ग्राफ होता है कोसाइन ग्राफ, है ना। देखिए जब साइन की वैल्यू 0 है किसी भी चीज में, जब साइन की वैल्यू 0 है तो कॉस के लिए वो वैल्यू मैक्सिमम है ना। ये ग्राफ किसका था स्टूडेंट्स, कोसाइन का ग्राफ था। और अगर ग्राफ स्टूडेंट्स इस तरीके से चले, है ना, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो है स्टूडेंट्स, ये माइनस कॉस का ग्राफ है, माइनस कोसाइन का ग्राफ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो करंट है वो माइनस में है, माइनस कॉस ओमेगा टी, यानी यहां पर देखिए ध्यान से, वोल्टेज 0 है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। स्टूडेंट समझो, साइन ग्राफ ऐसा है तो कोसाइन ग्राफ में वैल्यू यहां पर मैक्सिमम होगी, लेकिन पॉजिटिव के केस में। लेकिन अगर यहां पर आप देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने की वजह से ग्राफ नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होगा, यानी करंट यहां से ऐसे चलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जाके ऐसे इस तरीके से आएगा। और स्टूडेंट्स ये होगा आपका करंट का ग्राफ, ठीक है, करंट। और ये ग्राफ है वोल्टेज का। V एंड I के बिटवीन में ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान देना कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन एंगल, यानी आप ये भी कह सकते हो करंट एंड वोल्टेज आउट ऑफ फेज बाय π/2 रेडियन, है ना, या और 90 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हमने बात की है इंडक्टिव सर्किट पर और रेजिस्टिव सर्किट पर। रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा था करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे, ठीक है। सेम फेज में होने का मतलब ये होता है कि करंट और वोल्टेज
सेम टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू, सेम टाइम पर मिनिमम वैल्यू को अचीव करते हैं। लेकिन इंडक्टिव के केस में ऐसा नहीं है। इंडक्टिव के केस में वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलती है, ठीक है। और कितने एंगल से पीछे चलती है? π/2 रेडियन या 90 डिग्री से पीछे चलती है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज π/2 रेडियन एंगल, ठीक है। ग्राफ से क्लियर है कि VL = E नॉट sin ओमेगा t और I = -I नॉट sin ओमेगा t, ठीक है। माइनस साइन है ग्राफ, ये आपने एसेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। ये साइन ग्राफ होता है। साइन ग्राफ में अगर हम कोसाइन के लिए बात करें तो देखिए साइन की वैल्यू 0 है तो कोसाइन की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम कोसाइन की बात करेंगे वो भी नेगेटिव में, तो वो नीचे की तरफ से स्टार्ट होता है। देखो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ से इसको नीचे की तरफ से दिखाया है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये करंट का ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और ये माइनस साइन और ये यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन, ठीक है। होप कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम ये पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। ओके, बाय।